हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल अमराव। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हंटर शिक्षा आयोग जो कि आया था 1882 में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ उसको लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हंटर एजुकेशन कमीशन के गठन के कार्ड देखते हैं। सबसे पहले 1857 के विद्रोह के परिणामस्वरूप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश भारत पर अपनी प्रशासनिक शक्तियों को खो दिया और शक्तियों को ब्रिटिश ताज में स्थानांतरित कर दिया। इस कदम के बाद यह व्यापक रूप से महसूस किया गया कि देश में शैक्षिक स्थिति का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है, क्योंकि बोर्ड का जो घोषणा पत्र आया था 1854 उसके प्रेषण द्वारा दी गई अनुदान सहायता प्रणाली को अपेक्षित रूप से लागू नहीं किया गया था। इन सभी कारणों से लंदन में एक आंदोलन हुआ और इस कार्रवाई के कारण भारत में शिक्षा की सामान्य परिषद नामक एक संगठन का गठन हुआ। लॉर्ड रिपन, जो कि 1880 से 1884 के दौरान भारत के वायसराय थे, उनको भारत में शिक्षा की सामान्य परिषद द्वारा भारत में शिक्षा की स्थिति को देखने के लिए कहा गया था। इस प्रकार लॉर्ड रिपन ने 1882 के भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया और सर विलियम हंटर को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया। हंटर एजुकेशन कमीशन की संरचना, तो इसकी अध्यक्षता जो है विलियम विल्सन हंटर ने की थी, जो एक भारतीय सिविल सेवा ICS अधिकारी और लॉर्ड रिपन की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। उनके नाम पर आयोग को हंटर एजुकेशन कमीशन के नाम से जाना जाता था। आयोग में 7 भारतीय सदस्यों के साथ अध्यक्ष को छोड़कर कुल मिलाकर 20 सदस्य थे। आयोग में उपस्थित भारतीय सदस्य थे जिसमें उनके नाम थे आनंद मोहन बोस, KT तेलंगाना, सैयद महमूदी, भूदेव मुखर्जी, आनंद मोहन बसु, हरि गुलाम, महाराजा जितेंद्र मोहन टैगोर। उसके बाद देखते हैं हंटर शिक्षा आयोग के उद्देश्य। तो प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल देते हुए भारत में शिक्षा की स्थिति का आकलन करना और इसके सुधार के लिए सुझाव देना। शिक्षा के क्षेत्र में धार्मिक मिशनरियों के कार्य का मूल्यांकन करना। दूसरा था 1854 के बोर्ड के प्रेषण के कार्यान्वयन और इसके अनुदान सहायता के उपयोग के बारे में पूछताछ करना और उस पर सुधार का सुझाव देना। यह तय करने के लिए कि क्या सरकार को जनता को शिक्षा प्रदान करने की अनुमति दी जानी चाहिए। उसके बाद हंटर एजुकेशन कमीशन का प्राथमिक उद्देश्य भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति को देखना है, लेकिन आयोग ने भारत में माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर भी गौर करने का फैसला किया। अब बात करते हैं हंटर कमीशन 1882 की प्रमुख सिफारिश के बारे में। तो मेजर रिकमेंडेशन ऑफ हंटर कमीशन 1882। प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने और प्राथमिक विद्यालयों के प्रबंधन की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों जैसे जिला बोर्ड और नगर परिषदों को दी जानी चाहिए। उनकी सिफारिश थी हंटर कमीशन की। उसमें सुझाव दिया कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या स्थानीय भाषा होनी चाहिए। सुझाव दिया कि प्राथमिक पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए, अर्थात शिक्षा का भारतीयकरण हो। पाठ्यचर्या में कृषि, अंकगणित, भूगोल आदि जैसे उपयोगी विषयों को शामिल किया जाना चाहिए और जहाँ तक संभव हो सरलीकृत किया जाना चाहिए। पिछड़े क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों के विस्तार का समर्थन किया, विशेष रूप से आदिवासी जातियों के वर्चस्व वाले स्थानों पर। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सामान्य विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। नेक्स्ट था शहरी और ग्रामीण प्राथमिक शिक्षा के लिए अलग अलग समर्पित धनराशि और उनका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अब बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा के लिए हंटर कमीशन ने क्या सुझाव दिए। माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम को दो प्रकारों में बांटा गया, जिसमें था अधिक साहित्य विशेषताओं के साथ विश्वविद्यालय स्तर तक A प्रकार का अनुसरण किया जाएगा और अधिक व्यवहारिक विशेषताओं के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए B प्रकार। माध्यमिक शिक्षा आयोग के लिए सुझाव दिया कि माध्यमिक विद्यालयों को निजी उद्यमों को सौंप दिया जाना चाहिए और सरकार को उनके काम को अनुदान सहायता के रूप में प्रोत्साहित करके धीरे धीरे वापस लेना चाहिए। हर जिले में एक मॉडल सरकारी स्कूल स्थापित करने की सिफारिश की। उसके बाद जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में पाठ्यक्रम के विविधीकरण पर विशेष बल दिया गया। प्राथमिक शिक्षा के विपरीत शिक्षा के माध्यम का उल्लेख नहीं किया जाता है और निर्णय लेने के लिए प्रबंधन के विवेक पर छोड़ दिया जाता है। अब बात करते हैं उच्च शिक्षा में। तो उच्च शिक्षा में क्या है, महाविद्यालयों को अनुदान सहायता का
प्रावधान जो है संस्था की आवश्यकता और क्षमता का छात्रों और कर्मचारियों की संख्या पर आधारित होना चाहिए। प्रदान किए गए अनुदान के उपयोग की अच्छी तरह से निगरानी की जानी चाहिए। विज्ञान प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, अध्ययन कक्षों, अनुसंधान उपकरणों आदि जैसे अच्छी तरह से सुसज्जित बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए उच्च संस्थानों को पर्याप्त अनुदान प्रदान किया जाना चाहिए। शिक्षकों की नियुक्ति के दौरान यूरोपीय शिक्षा प्राप्त भारतीयों को वरीयता दी जानी चाहिए, यानी जो भारतीय यूरोप से शिक्षा लेकर आए हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। सामान्य अगर सिफारिशों की बात करें तो धार्मिक तटस्थता की नीति को बनाए रखने के लिए सरकारी शिक्षण संस्थानों को धार्मिक शिक्षा देने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। सामान्य धारा से अलग महिला शिक्षा के लिए विशेष पाठ्यक्रम होना चाहिए। मुसलमानों के लिए शिक्षा पर विशेष उल्लेख किया गया। उसके बाद पिछड़े वर्गों को शिक्षित करने के लिए सरकार को जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए। तो ये रिकमेंडेशंस थी। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।